हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित बची हुई कुछ और जानकारी, जिसमें आज जैसा आप देख पा रहे हैं सबसे पहला अपना टॉपिक है बच्चों अवतल दर्पण के उपयोग। बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है बोर्ड एग्जाम में कि अवतल दर्पण के उपयोग क्या क्या होते हैं। तो आइए बच्चों हम बात करते हैं समय खराब ना करते हुए अवतल दर्पण के उपयोग में। उपयोग नंबर 1, आप लोगों ने देखा होगा जो वाहन होते हैं, जो कार गाड़ियां होती हैं, उनके अग्रदीप हेडलाइट जो होती हैं उनमें पीछे की तरफ जो एक अपने अवतल दर्पण के आकार का स्ट्रक्चर लगा होता है वो वास्तव में ही बच्चों अवतल दर्पण ही होता है। और वो जो बल्ब उसमें जो किरणें चारों तरफ बखेर के फेंकता है उसको वह एक बिंदु पर सामने शक्तिशाली किरण पुंज के रूप में एकत्रित करता है। यानी वाहनों के अग्रदीपों में शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नंबर 2, जितनी भी टॉर्च होती हैं, टॉर्च सामान्य बैटरियां जो हम किसान टॉर्च वगैरह आती हैं ना, जिनसे हम सेल वगैरह डाल के चार्ज करके जिनसे प्रकाश उत्पन्न करते हैं, टॉर्च, सर्च लाइट की जो है लाइट बहुत दूर तक जाती है, टॉर्च, सर्च लाइट आदि उपकरण जो है उनमें भी किसका उपयोग होता है बच्चों? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तीसरा जो हमारा अवतल दर्पण है उसका तीसरा उपयोग है जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, डेंटिस्ट, दंत विशेषज्ञ दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं ताकि स्पष्ट रूप से दांतों का पता चल सके। वरना ऐसा ना हो, उखाड़ ना हो, ये दांत उखाड़ दे उसके बगल वाला दांत है दोस्तों। तो दंत विशेषज्ञ जो है वो भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 अपना जो सौर भट्टियां होती हैं, सौर भट्टियों में देखो सौर ऊर्जा जो आती है उसकी किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करके उसका फोकस बनाकर उस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है सौर भट्टियों में। तो सौर भट्टियों में भी जो सौर किरणें आती हैं उनके प्रकाश को एक जगह केंद्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है बच्चों। और नेक्स्ट इसका यूज है जब शेविंग करवाते हैं चेहरे का, कोई शेविंग के बाद कोई बाल ना छूट जाए तो उसको शेविंग दर्पण के रूप में, शेविंग दर्पण यानी चेहरे पर जब हम शेविंग करवाते हैं तो शेविंग दर्पण के रूप में भी इसका उपयोग होता है। तो ये है अपना अवतल दर्पण के यूज। ओके, याद कर लें इनको, सिंपल से हैं, याद करने की चीज है, ज्यादा कुछ समझने का है नहीं इसमें। उसके बाद हम बात करें उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट भी है। वाहन जो होते हैं, वाहनों के अंदर जो साइड में दर्पण होता है, पार्श्व दर्पण, जो उनको पीछे की वाहनों को देखने के लिए मदद करता है, उत्तल दर्पण के उपयोग में बहुत महत्वपूर्ण है। कि ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा आपके किताब के अंदर एक क्वेश्चन भी दे रखा है पाठ्य पुस्तक के अंदर, पेज नंबर कुछ है उस पे, कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। मैं आपको बताता हूं। देखो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, परीक्षा के अंदर आने के इसके पूरे चांस हैं। कहते हैं वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्य दृश्य दर्पण, पश्य दृश्य पीछे का दृश्य, पश्य दृश्य दर्पण के रूप में किसका उपयोग होता है बच्चों? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो कह रहा है कि दर्पण के रूप में ही वरीयता क्यों देते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात क्या है, आप जैसा कि आपको पता है उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधे बनते हैं। तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो कोई सस्पेंस नहीं होगा, सीधा प्रतिबिंब बनाता है और छोटा बनाता है। और दूसरा, इनका जो उत्तल दर्पण जो इस तरह से होते हैं ना, देखो अगर ये सीधा रहेगा और इसको अगर थोड़ा सा झुका दें तो ये जो क्षेत्र है ना इनका दृष्टि क्षेत्र, वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है।
झुकाव होने की वजह से, वक्राकार होने की वजह से, आप देखो इसका दृष्टि क्षेत्र अंदर है, इतना रहेगा अंदर की तरफ से, इसका दृष्टि क्षेत्र देखो, अब ये तो क्या है, इसके सामने की जो चीज़ है उसको देख पाएगा, ये देखो कितना बाहर तक की चीज़ों को देख पाता है, यानी देखने का जो क्षेत्र है, परास है, वो क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। तो दो बातें हैं कि एक तो यह सीधा प्रतिबिंब बनाता है, दूसरा इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, जिससे आसानी से पीछे की सभी चीज़ें आसानी से दिखाई दे जाती हैं। तो इस कारण से हमारे को कौन से दर्पण का यूज करना चाहिए, पश्य दृश्य के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद में इसमें कुछ सिंपल सी बातें और हैं। दर्पण सूत्र परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दर्पण सूत्र बताएगा आप में से कोई इसमें क्या क्या चीजें काम आती हैं। फोकस दूरी, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। तो ये होता है दोस्तों 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये है अपना दर्पण सूत्र। ऐसे ही लेंस सूत्र भी हम पढ़ेंगे, बस वहां यहां पर क्या रहेगा, माइनस रहेगा। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f है फोकस दूरी, v है प्रतिबिंब दूरी और u है बिंब दूरी। पहली क्लास जब हुई थी तब हमने इसके बारे में चर्चा की थी किस प्रकार से क्या होता है। तो ये है अपना दर्पण सूत्र। उसके बाद हम बात करें, होता है आवर्धन। आवर्धन देखिए दोस्तों, आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई या बोल सकते हो आप लंबाई बटे बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, आवर्धन। आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश और बिंब की ऊंचाई को h लिखते हैं। तो ये अपना फॉर्मूला बन गया m बराबर h डैश बटे h। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई का अनुपात जो है वो आवर्धन कहलाता है। और मैं आपको बता दूं बच्चों, समतल दर्पण जो होते हैं, समतल दर्पण, समतल दर्पण में जैसा आपको पता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई हमेशा बराबर रहती हैं। याद करो, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता में हमने पढ़ा था h डैश बराबर h। तो बताओ आवर्धन का मान कितना आएगा, शाबाश, बताओ बताओ, वेरी गुड। आवर्धन का मान यहां पर आएगा 1। तो समतल जो दर्पण होते हैं उनमें आवर्धन का मान हमेशा कितना होता है, इकाई होता है, 1 होता है। अच्छा बताओगे, अपने अवतल दर्पण में भी एक ऐसी स्थिति थी, अगर वहां हम बिंब को रखें तो प्रतिबिंब का मान 1 आता है। कहां पर बिंब और प्रतिबिंब बराबर होते हैं, शाबाश, वेरी गुड। जो बच्चे बता रहे हैं उनके लिए वेरी गुड कि सर जब हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं ना बिंब को, तो प्रतिबिंब भी और बिंब के समान बनता है। बिल्कुल सही बात है। तो हम बात करें कि जब हमारा बिंब अवतल दर्पण में भी वक्रता केंद्र C पर होगा तो प्रतिबिंब भी C पर बनेगा, तो आवर्धन का मान आएगा बच्चों समान, 1 आएगा। उसके बाद इसमें चिन्ह परिपाटी है, इसको थोड़ा सा समझ लें। चिन्ह परिपाटी दर्पण के लिए, चिन्ह परिपाटी हम बात करते हैं इस दर्पण की। ये दर्पण है अपना अवतल दर्पण। चिन्ह परिपाटी में जो भी मान मापा जाएगा वो ध्रुव से मापा जाएगा। पहली बात ध्यान से सुने इसमें, एक बात तो कि जो भी चीज है वो कहां से, पोल P से नापी जाएगी, ध्रुव से मापी जाएगी दूरी। ये इसका फोकस बिंदु, ये इसका वक्रता केंद्र, सब जानते हो आप। यहां पर अगर आपने कोई बिंब रख रखा है तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, उसका प्रतिबिंब बनेगा। इस तरह से सिचुएशन है सारी। अब हम देखो यहां पर जितनी भी दूरियां हैं यहां से मापेंगे। आपने गणित के अंदर ये चतुर्थांश पढ़ा होगा, टेट्राड। यहां से जब अपन चलते हैं, इधर चलने पर नेगेटिव, इधर चलने पर पॉजिटिव, ठीक है, नीचे चलने पर नेगेटिव, ऊपर जाने पर पॉजिटिव, होता है नहीं होता बच्चों ये। तो इसी तरह से आप ये मध्य समझो और इसको ऐसे टेट्राड के रूप में समझो। इसके अगर इधर जाना पड़ेगा तो सारे मान नेगेटिव होंगे। तो देखो ध्रुव से
फोकस की दूरी जो एफ फोकस दूरी कहलाती है, बताओ प्लस आएगी या माइनस, धनात्मक आएगी ऋणात्मक? हमेशा ऋणात्मक आएगी, नेगेटिव आएगी। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, वक्रता त्रिज्या जिसे अपन आर कहते हैं, हमेशा ऋणात्मक आएगी। चिन्ह परिपाटी ये कहती है कि बिंब जब भी रखो हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखो, और अगर बाईं ओर अपन यहां से यहां तक की दूरी लें जिसे अपन कहते हैं बिंब दूरी, जिसे यू से दर्शाते हैं, तो वो भी हमेशा नेगेटिव आएगी। फिलहाल की स्थिति में जो प्रतिबिंब बना हुआ है वो भी यहाँ वास्तविक इधर ही बनता है, तो इसके लिए प्रतिबिंब दूरी भी क्या आएगी बच्चों? नेगेटिव आएगी। एक ऐसी स्थिति है जहां पर प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव आती है, जो आभासी प्रतिबिंब बनता है छठी स्थिति में, है ना। उसके बाद इसमें बात करें अपन एच, बिंब की ऊंचाई। देखो बिंब ऊपर की ओर है, इस अक्ष से ऊपर की ओर जाने पर धनात्मक, तो ये चीज एक है जो धनात्मक आएगी। और ये चाहे लेंस हो, चाहे दर्पण हो, चाहे कोई सा भी दर्पण हो, कोई सा भी लेंस हो, सब में ही धनात्मक आता है बिंब की ऊंचाई। और प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ बने हुए हैं, तो माइनस वाई अक्ष की तरफ जाना पड़ता है। तो ये चिन्ह परिपाटी तो हो गई अवतल दर्पण की दोस्तों। कौन से दर्पण की? अवतल दर्पण की। तो इसमें ध्यान रखो, बिंब की ऊंचाई केवल धनात्मक होगी, बाकी सारे मान ऋणात्मक होंगे। कई लोग सोचते हैं इसका कहाँ यूज है, अभी न्यूमेरिकल करेंगे तब इसका यूज होगा। फिर बात आती है उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण को भी इस तरह से बनाएं कि किरणें हमेशा बाईं ओर से लाएं। कहाँ से लाएं? बाईं ओर से। ये देखिए उत्तल दर्पण में फोकस इधर होगा, केंद्र भी, वक्रता केंद्र भी इधर होगा। तो आप देखो ये ध्रुव है, ध्रुव से आपको फोकस दूरी बताओ, इसकी फोकस दूरी, तो ध्रुव से आपको राइट साइड में जाना पड़ रहा है, तो धनात्मक होगी। देखना दोस्तों, आर वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगी। और बिंब आप यहां रखते हो, यहां से यहां तक बिंब की दूरी यू, ये ऋणात्मक होगी। उसके बाद अपन बात करें वी की, इसमें प्रतिबिंब सारे यहां बनते हैं छोटे छोटे, दर्पण और एफ के मध्य, तो यहां पर ये मान जो है धनात्मक हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद करें बात एच की, एच ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव रहेगा। प्रतिबिंब भी ऊपर की ओर है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश भी पॉजिटिव रहेगी। ये चिन्ह परिपाटी हो गई अपने उत्तल दर्पण के लिए। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि अभी अपन न्यूमेरिकल करेंगे, इस पार्ट में से न्यूमेरिकल आते हैं, तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, उनके ऊपर अपने को इन चीज़ों का यूज करना है, कब धनात्मक होगा और कब ऋणात्मक होगा। तो चलते हैं अपनी बुक में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको लेकर के, और अपन करते हैं किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। एक प्रैक्टिस बहुत होगी, उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करें। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट्स करके बताएं, दूसरे वीडियो में उस समस्या का निराकरण भी कर दिया जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल घबराएं नहीं आप लोग। देखो अपने सामने क्वेश्चन आ रहा है, जो अपनी किताब का क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, सॉरी ये तो लेंस का है, दर्पण का लेते हैं अपन, दर्पण वाला। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल दर्पण, दर्पण कहाँ है? लेंस ही लेंस आ रहे हैं दोस्तों। अब आया है अपना दर्पण। 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, बिंब का साइज दे रखा है, बिंब H बराबर 7 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, जैसे इनके मान रखो उनके साथ ही आप इनके प्लस और माइनस भी रख दो। बिंब हमेशा ऊपर की तरफ होता है, प्लस रहेगा। 7 सेंटीमीटर का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी, बताओ फोकस दूरी, अवतल दर्पण है या माइनस में आएगी? अवतल दर्पण, दर्पण का नाम भी लिख दो, अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंब है, वो 27 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी बिंब दूरी U बराबर 27 सेंटीमीटर ऋणात्मक रहेगा, रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि आपका प्रतिबिंब बन जाए, अर्थात V बराबर आपको निकालना है प्रतिबिंब की दूरी। साइज तथा प्रकृति भी ज्ञात करनी है आपको। देखो बच्चों, हमें क्या क्या दिया हुआ है? एक अवतल दर्पण दिया है,
बिंब की ऊंचाई दी है, बिंब का आकार दिया है 7 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर और यू प्रतिबिंब की दूरी, बिंब दूरी दर्पण से कितनी दूरी पर रखा है 27 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है कि अवतल दर्पण में पर्दे को कहाँ रखें, कि आपका पर्दे पर कौन से प्रतिबिंब बनते हैं। देखो ध्यान से सुन लो, वास्तविक प्रतिबिंब ऐसे प्रतिबिंब होता है जिनको पर्दे पर बनाया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं बनाया जा सकता। यानी जहां बिंब बनता है पर्दा को वहीं रखेंगे, तभी तो आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो पर्दे की दूरी का मतलब है प्रतिबिंब दूरी, ये अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो चलते हैं अपना फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जो मान दिए हुए हैं उनको आगे ले लेते हैं। 1/v निकालना है, 1/f माइनस 1/u। ये जो मान है प्लस का है, ये जब एक बराबर में जाएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, 1/u माइनस का हो जाएगा बच्चों। बस अब मान रख दो 1/v बराबर f का मान देखो बच्चों, f फोकस दूरी -18, तो माइनस ही रखेंगे, -18। यहाँ माइनस है, u का मान है बच्चों -27, 1/-27। अब देखो यहाँ माइनस माइनस टकरा करके प्लस हो जाएंगे, जैसा आप सब जानते ही होंगे। -18 ऐसे कैसे रहेगा, ये हो जाएगा प्लस 1/27। 1/v बराबर एलसीएम लेंगे बच्चों, लघुत्तम लेंगे। 27 दूनी 54, 18 × 54, वेरी गुड, 54 आ जाएगा। 18 का इसमें भाग दिया, 3 बार गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 3 आ गया भाई, प्लस ये 2 आ गया भाई। 1/v बराबर माइनस का 1/54, अर्थात v बराबर उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 54 सेंटीमीटर। पर्दे की दूरी आ गई माय डियर स्टूडेंट्स। माइनस का मतलब है वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। आपको मैं थोड़ी देर पहले बताया था बिंब की दूरी किधर होनी चाहिए, तो माइनस ही आना चाहिए, दाईं ओर इधर बनेगा। तो -54 सेंटीमीटर दूरी पर पर्दे को रखेंगे, जिससे हमें स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई दे। अब ये कह रहा है आगे और पूछ रहा है, देखो अपने पास ऊंचाई है, प्रतिबिंब का आकार और देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है एक फॉर्मूला होता है अपना H' बराबर माइनस का v/u। ये एक फॉर्मूला है अपना। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई जो होती है उसका अनुपात तो आपको पता ही है, आवर्धन कहलाता है। इसके अलावा भी आवर्धन आप ऐसे भी निकाल सकते हो, -v/u से v प्रतिबिंब की दूरी, u बिंब की दूरी। तो देखो अपने पास क्या क्या चीजें हैं, v है, u भी है, h भी है। जो नहीं है वो है H' बराबर माइनस का v/u और ये गुणा में चला गया h। वैल्यू रख दो, माइनस तो रहेगा ऐसे कैसे, v का मान कितना आया -54, ये लो जी ब्रैकेट में बंद करो, और u कितना है -27, ये लो जी ये भी, इंटू h कितना है ऊंचाई +7, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 27 दूनी 54 2, और ये हो गया 7 दूनी 14 माइनस के 14 सेंटीमीटर। H' का मान आ गया आपका, जो भाई साहब आप देख सकते हो, आपने जो बिंब लिया था वो 7 सेंटीमीटर का लिया था और आपका जो प्रतिबिंब आया है वो 14 सेंटीमीटर का है। माइनस का मतलब तो ये है कि ये वास्तविक है, तो उल्टा होगा, जो अक्ष है उसके नीचे की तरफ होगा मुख्य अक्ष, इसलिए से माइनस लगा हुआ आना चाहिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। तो ये प्रतिबिंब वास्तविक हो गया। और आप देख सकते हो आवर्धन बराबर H'/H, H' का मान -14, H का मान 7, तो आपका -2, आवर्धन का मान जो है वो आ रहा है -2। -2 का मतलब है आवर्धन में माइनस आने का मतलब है वास्तविक प्रतिबिंब, और 2 आने का मतलब है प्रतिबिंब बिंब से 2 गुना। प्रतिबिंब बिंब से कितना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है। तो इन सारी चीजों से देखो अपन को ये क्लियर हुआ। ये दूरी आते ही हमें पता चला पर्दे को अपने को यहां रखना है। फिर ये आने के बाद हमने इसका प्रतिबिंब का आकार निकाला, 14 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिबिंब बनेगा। और फिर हमने आवर्धन निकाला, माइनस आते में पता चला वास्तविक होगा, और 2 आने का मतलब है
आवर्धन का मान 2 आने का मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वो बिंब से 2 गुना बड़ा होगा। समझ में आई बात? तो इस तरह से आप जो ये क्वेश्चंस होते हैं इनको आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए भी हैं, आप लोग इनकी भी अच्छी प्रैक्टिस करें। कितने समय का वीडियो हो गया देखते हैं अभी। तो इस तरह से आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें बच्चों। इसमें जो भी न्यूमेरिकल दिए हुए हैं अपनी बुक के अंदर उनको आप सभी करने का प्रयास करें। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप बताएं, उसका निराकरण आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। आप कमेंट्स करके बता दें कि क्वेश्चन नंबर ये है, जो समझ में नहीं आ रहा है उसको करके आपको वीडियो डाल दिया जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको सॉर्ट आउट करें, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बनने की पॉसिबिलिटी है। तो अभी इस पार्ट के अंदर हमने दर्पण के अंदर दोनों चीज़ें यानी परावर्तन की घटना हमने पढ़ ली है। अब बच्चों हम अगला जो अपना लेसन होगा, अगली जो क्लास होगी वो क्लास होगी आपकी अपवर्तन पे संबंधित। कौन सी होगी? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जब तक आप लोग इंतजार करें, परावर्तन को अच्छी तरह पढ़ते रहें, सभी सब्जेक्ट की तैयारी रखें। राधे राधे, जय श्री श्याम, जय हिंद।